नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 2023 की चुनावी बारात सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों निकालना चाहते हैं, लेकिन बात अभी दूल्हे राजा पर अटकी है। सत्ता की घोड़ी पर कौन चढ़ेगा, इस पर अभी जद्दोजहद जारी है। लेकिन बीजेपी ने गेम प्लान जरूर ऑन कर दिया है। राजस्थान में चुनाव से पहले सियासी नफे नुकसान के आधार पर बिसात बिछने लगी है। कभी कभी सियासी गुगली में दोस्त भी कंफ्यूज हो जाता है, दुश्मन भी हैरान रह जाता है। बीजेपी ने अपने संकल्प की कमान अर्जुन के हाथ में दी है और पंचारिया को चुनाव प्रबंधन का कामकाज सौंपा है। यानी सत्ता में वापसी को आतुर बीजेपी ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। उधर कांग्रेस के भी सरकार रिपीट करने के इरादे पूरे हैं। सियासी पंडित 2023 के विधानसभा चुनाव को 2024 के संग्राम का ट्रेलर मान रहे हैं। अगर ट्रेलर हिट होगा तो पिक्चर सुपरहिट होनी है। इसके लिए बीजेपी ने अपना प्लान ऑन कर दिया है। अब सवाल ये कि बीजेपी अपने इस प्लान में कितनी कामयाब होगी, आज बात इसी खास मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके अंदर हर कार्यकर्ता नेता होता है और हर नेता कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। तो बीजेपी का प्लान ऑन है यहाँ पर, लेकिन अब सवाल ये है कि सफलता आखिर कैसे मिलती है, जिम्मेदारी जिसे जो दी गई है कैसे वो पूरी होती है, वक्त रहते किस तरह से पूरी करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि जीतने के लिए सब कुछ जद्दोजहद हो रही है, तो आखिर जनता भी किसका साथ देगी जब ये ग्राउंड पर उतरेंगे। चलिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, अमित गोयल जी चर्चा में शामिल हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और साथ ही ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अमित गोयल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बीजेपी का प्लान ऑन है, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार मीटिंग्स का दौर भी जारी था और यहाँ पर जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है, लेकिन तमाम अहम चेहरे आज नजर आए। पूरी तरह से क्या तैयारी को लेकर उतर गए? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली सूची भी सामने आ गई, लेकिन राजस्थान में तस्वीर कुछ और है। देखिए, बीजेपी तो पिछले 5 साल, पौने 5 साल से लगातार ही ऑन है। जब भी हम सरकार में होते हैं या हम विपक्ष में होते हैं, सरकार में होते हैं तो हमारी सरकार की उपलब्धियां और सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिले, उसके लिए काम करते हैं। और जब विपक्ष में होते हैं तो जनता की आवाज़ बनकर सड़कों पर संघर्ष करते हैं। और पिछले पौने 5 साल से लगातार भाजपा के कार्यकर्ता जनता के कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं जनहित के मुद्दों पर। सरकार के कुशासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महिला दुष्कर्मों की जो एक बहुत बड़ी लिस्ट ऐसी हो गई है कि राजस्थान बलात्कार और दुष्कर्म का पर्यायवाची बन चुका है पूरे देश के अंदर। शर्मसार करने वाली स्थितियां हैं। 19-19 पेपर लीक हुए। आप देख रहे हैं लगातार ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं कि राजस्थान का व्यक्ति अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं राजस्थान में हूं या कौन से अपराधिस्तान में हूं। इन सब बातों को लेकर लगातार हमारा कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है। अब क्योंकि अब चुनावी वर्ष है, नवंबर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक चुनाव होंगे, सब स्थितियां सामने होंगी। निश्चित रूप से संगठन की गतिविधियां ऐसे माहौल में तेज होती हैं और लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। और मैं समझता हूं बहुत समय के साथ में, बहुत योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से नीचे तक हम काम कर रहे हैं। राजस्थान में 52,000 बूथ है, लगभग 50,000 बूथों पर हमारा फोटो के साथ सत्यापन हो चुका है। पन्ना प्रमुख तक की हमारी रचना पूरी है। तो पूरी तरह से एक्टिव होके इस सरकार की विदाई की तैयारी हम कर रहे हैं जनता के साथ मिलके। ठीक है, सरकार की विदाई की तैयारी कर रहे हैं। स्वर्णिम जी, यहाँ सरकार वापसी की तैयारी कर रही है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर है कि जिस तरह से काम किए, जो योजनाएं हैं, उससे सरकार वापस आ रही है। लेकिन बीजेपी की तैयारी जिस तरह से बैठकें भी हो रही हैं, पूरा फोकस कर रही है कि इस सरकार की विदाई करके नए सिरे से आए, क्योंकि जनता बीजेपी की तरफ देख रही है उम्मीदों से। देखिए, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, राजस्थान में एक ही चर्चा है। बीजेपी ने कितनी बैठक की नहीं की, ये चर्चा में नहीं है। बस इतनी चर्चा है कि जो एक केंद्र सरकार है जिससे त्रस्त है पूरी देश की जनता, और एक राजस्थान की सरकार है जो जनता को महंगाई से राहत दिला रही है, जो केंद्र सरकार द्वारा जनित महंगाई है। और ये सब जो कार्य हम जन कल्याणकारी कर रहे हैं, इससे लोगों को राहत मिलनी प्रारंभ हो गई है, राहत मिल रही है। लगातार हमारे समर्थन में लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी बेशक बैठकें कर ले, लेकिन राजस्थान की जो कांग्रेस पार्टी है, उसके कार्यकर्ता हैं, जो हमारे 8 लाख अलग अलग विभिन्न स्तर पर पदाधिकारी हैं, वो जनता के बीच हैं। चाहे महंगाई रात कैंप हो तो उसके बाहर खड़े मिलेंगे आपको। उससे पहले जितने आंदोलन थे वो हमने किए। और भारतीय जनता पार्टी के आपने
कहा ऑन, मुझे नहीं पता किस जगह से ऑन है, लेकिन राजस्थान की जनता ने इन्हें कभी सड़कों पर नहीं देखा। उसका परिणाम आपने देखा होगा कि लगातार चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती चली गई, और हारने के बाद आज उनके पास ये जवाब नहीं है कि 500 रुपए का सिलेंडर अगर अशोक गहलोत सरकार दे सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती। ये नहीं बता सकते। आज वो ये भी नहीं बता सकते कि अगर लंपी बीमारी में मरी हुई गायों का मुआवजा अगर 40,000 रुपए प्रति पशु के हिसाब से राजस्थान सरकार दे सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती, क्यों केंद्र सरकार महंगाई से राहत नहीं दे सकती। और ये भी जवाब नहीं दे सकते कि मणिपुर की घटनाएं जो है उनको छुपाने का क्यों प्रयास हुआ, अपराधियों को पकड़ने के बजाय। इनके सांसद दिल्ली में उनके खिलाफ 1,000 यौन शोषण का आरोप लगे, के तौर पर हो इतने नजर सड़कों पर नहीं आए, जनता उसका परिणाम यह आया कि जमानतें जब्त हुई भारतीय जनता पार्टी की। आपने देखा होगा जिस चुनाव में 30,000 कुछ महीने बचे उसमें जो तैयारियां दोनों तरफ से चल रही है, देखना होगा किस असर किसकी तैयारी का ज्यादा होता है। ऐश्वर्य भी हमारे साथ है क्योंकि लगातार ये बैठकों पर नजर ऐश्वर्य ही बनाए रखे थे। ऐश्वर्य, मौजूदगी आपकी वहां पर थी, लेकिन एक अहम बात है, देखिए बड़े अहम चेहरे नजर आते हैं, लेकिन एक चेहरा जिसकी तलाश हमेशा रहती है बैठकों में वो नहीं थे। ऐश्वर्य, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वसुंधरा राजे की, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर अरुण सिंह ने जो कुछ कहा उसके क्या मायने निकाले जाए, उनकी संभावित जिम्मेदारी पर जब सवाल हुआ। देखिए यहां पर एक मैं अपडेट दे दूं श्वेता, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि कोर कमेटी की बैठक हुई है। उस बैठक में अब 3 जगह नहीं 4 जगहों से यात्राएं निकाली जाएगी, यानी 200 विधानसभा क्षेत्र और 200 विधानसभा क्षेत्रों में 50-50 सीटों को लेकर एक एक यात्रा। रामदेवरा, गोगामेड़ी, त्रिनेत्र गणेश जी और बेणेश्वर धाम, इन 4 स्थानों से यात्राओं की शुरुआत होगी। और उसके अलावा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो है वो भी अपना काम शुरू कर देगी। यहां पर चुनाव प्रबंध समिति भी आ गई है और चुनाव घोषणा पत्र समिति भी आ गई है। इन समितियों की घोषणा सीपी जोशी ने कर दी है और सीपी जोशी के चेहरे पर आज प्रसन्नता के भाव थे। चीजें खत्म हो जाती है। यहां पर कोर कमेटी की बैठक में कई बार बहुत से नेता नहीं आते हैं, एक नेता नहीं कोई ना कोई नेता ऐसा होता है जो अपनी व्यस्तता के चलते नहीं आ पाते हैं। मिसाल के तौर पर विशेष आमंत्रित सदस्य हैं भूपेंद्र यादव, वो नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनकी व्यस्तताएं सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब वसुंधरा राजे नहीं आती है तो चर्चा का विषय बनता है। कहा यह भी गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फिलहाल बात सामने नहीं आई है। अर्जुन मेघवाल भी नहीं आए। लेकिन यहां पर मैं आपके उसी सवाल पर आऊंगा कि वसुंधरा राजे को लेकर अरुण सिंह से सवाल पूछना लाजमी था और अरुण सिंह अच्छे से जानते थे कि सवाल का मुझे क्या जवाब देना है और सवाल भी दागे जाएंगे। अरुण सिंह ने कहा कि मास लीडर हैं, प्रचार प्रसार में उनका उपयोग होगा और उनके अलावा वो पार्टी की बैठकें भी लेंगी। तो भाई पार्टी की जब वो बैठकें लेंगी तो ऐसी कौन सी कमेटी होगी जिस कमेटी को वो संभालेंगी, या फिर पार्टी की बैठक अपने तजुर्बे के लिहाज से लेंगी, या फिर दिल्ली में प्लान कोई और भी चल रहा है पार्टी का। पार्टी ने कुछ और भूमिका भी तय कर रखी है चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि जिस लिहाज से अरुण सिंह कॉन्फिडेंस के साथ बोले उस लिहाज से तो यही लगता है। लेकिन दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के बेहद करीबी लीडर्स जो थे थोड़ी देर बाद एक कार्यक्रम में नजर आए। उनके चेहरे पर सामान्य भाव थे जो हमेशा होते हैं। जब उनसे बातचीत की गई तो वो कुछ नहीं बोले। इन सब बातों में महत्वपूर्ण बात यह है कि कमेटी बना दी गई है, कमेटी में चेहरे भी ढूंढ कर लाए हैं। मैं सदस्यों की बात नहीं करूंगा, सदस्य होते हैं, अमूमन होते हैं, लेकिन बड़े चेहरे जिनको हम बात करें, किरोड़ी लाल मीणा को लाया गया है, किरोड़ी लाल मीणा के अलावा अलका गुर्जर को लाया गया है, सुभाष महरिया को लाया गया है। ऐसे चेहरे जो चर्चाओं में रहते हैं। नारायण पंचारिया का सभी के समझ में आता है कि नारायण पंचारिया संगठन के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है और उनकी तारीफ होती है। एक नहीं कई राज्यों का उनके पास अनुभव है और उनके साथ जिन्हें हेडमार साहब बोला जाता है ओंकार सिंह लखावत उनके साथ रहेंगे। सवाल बड़ा यहां पर श्वेता में इन तीनों दो लीडर और एक विश्लेषक है, इनसे यही पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर आम आदमी क्या सोचता है। मेरे जो साथ में है मिथिलेश जैमिनी, वो बता पाएंगे कि सर्वे में क्या चीजें आ रही है, क्योंकि सर्वे ये बार बार करवा रहे हैं और सर्वे के बाद ही कुछ फैसला होगा। लेकिन कुछ फैसले फिलहाल लटके हुए हैं और लटके रहने का कारण क्या है अमित बखूबी बता पाएंगे कि जो फैसले लटके हुए हैं उनके लटके रहने का कारण क्या है। इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन क्योंकि मिथिलेश जैमिनी जी में हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश जी, सवाल तो ऐश्वर्य जी ने किया, लेकिन साथ ही एक अहम ये कि बार बार कहा जा रहा है कि 24 का ट्रेलर है 23 और बीजेपी जिस तरह से होमवर्क कर रही है, जिस तरह से बैठकें कर रही है, जितनी गंभीर है, एमपी और छत्तीसगढ़ में तो वहां पर पहली सूची भी आ गई, लेकिन राजस्थान में स्थिति और तस्वीर अलग है। क्या वजह उसके मानते हैं? देखिए, जो मेजर चीज है कि राजस्थान में जो मैडम वसुंधरा राजे का चेहरा है उसको लेकर कुछ तय नहीं हो पा रहा है, यानी न निगलते बन रहा है न उनको समझते बन रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैडम ने
बड़ा बम्पर इनको 120 का पहली बार राज दिलाया, लेकिन दोबारा बार राज चला गया, फिर 163 दिलाई, फिर चला गया। तो कहीं न कहीं जो बीजेपी आला कमान है उसके मन में कुछ और चल रहा है। और बीजेपी देखिए किसी को भी सत्ता से पदच्युत करती है तो धीरे धीरे करती है, चाहे उमा भारती हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, बड़े सम्मान के साथ विदा करती है और फिर उन्हें अपने दिशा निर्देशन में उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए एक कमेटी में बना देती कि इनके दिशा निर्देशन में होगी। जो आज अरुण सिंह ने कहा उससे यह लगता है कि वसुंधरा राजे का उपयोग मार्गदर्शक मंडल में उपयोग लिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। अब अशोक गहलोत इसी चीज को कैश करना चाहते हैं। कभी अशोक गहलोत कहते हैं कि उनके पास सबसे मजबूत चेहरा वसुंधरा राजे का, उसको क्यों छिपा रखा है। कभी कहते हैं मेरी सरकार को उन्होंने बचाया। तो जिस तरीके से वो वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने में उनका माइंड बहुत शार्प है, उसके हिसाब से क्रिएशन कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फिगर है कि अशोक गहलोत की स्कीम्स ने कहीं न कहीं बीजेपी को, चाहे अंडर करंट के आधार पर कुछ भी कहे, लेकिन ओपीएस और तमाम जो स्कीमें हैं उन स्कीमों ने कहीं न कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह डरा रखा है कि मामला गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पुलिस को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, सीपी जोशी ने तो इतनी बड़ी भूल कर दी कि पुलिस वालों के लिए उल्टा बोल दिया। अगर आप पुलिस वालों के लिए उल्टा बोल दो, वोट तो वही डलाएंगे, आपके पन्ना प्रमुख ये थोड़ी डलाएंगे। जिस तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको ना आपने ओपीएस में ले लिया और पुलिस वालों के लिए कह दिया बिना परीक्षा के प्रमोशन होगा। तो जिस तरीके से अशोक गहलोत वोट लेने की कला से काम कर रहे हैं, चाहे वो बहुत बड़ी कला है, वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अहम बात की आपने। अमित गोयल जी, बड़ा चैलेंज है, इतनी आसान नहीं है ये राह कि बस 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, तो इस बार हमारी सरकार बननी है। देखिए मिथिलेश जी का क्या राय है ये मिथिलेश जी जाने। हमारा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 150 से ज्यादा सीटें लेके आने वाली है। और इसके 2 प्रमुख कारण है। आप ये देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अपेक्षा करता है इस सरकार से, वो होती है सुरक्षा। क्या वो सुरक्षा देने में सरकार सफल रही? आप बताइए, राजस्थान में दुष्कर्मी क्या हालत है? रोज 18 दुष्कर्म रजिस्टर्ड होते हैं राजस्थान के अंदर, 7 हत्याएं रोज राजस्थान में हो रही हैं। 8 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल तक की महिला इस देश में सुरक्षित नहीं है। बच्चियों को भट्टी में फेंका जा रहा है। आप ये देखिए, पेपर के लीक के 19 मामले हो गए। सरकार के मंत्री गोपाल, सरकार के, मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, सरकार के मंत्री गोपाल केसावत का आपने पढ़ा होगा, 18.5 लाख रुपए पास कराने के नाम के ले रहे हैं। अरे आप श्वेता जी मुझे बोलने दीजिए, नहीं, लेकिन आप मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये भरत सिंह कुंदन कपूर का पुत्र है, कांग्रेस के विधायक है, उनका पत्र है। वो सरकार को कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि आपका भ्रष्टाचार को आपने शिष्टाचार बना दिया है। आप ये देखिए, कांग्रेस के विधायक ये क्या कह रहे हैं, क्या बताऊं, मैं खुद भी सुरक्षित नहीं हूं। दिव्या मदेरणा कह रही है। कांतिलाल मीणा अलवर के विधायक हैं, उनके पुत्र 14 लाख रुपए के काम में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। अभी आप देखिए, जयपुर में कांग्रेस की मेयर गिरफ्तार हुई रिश्वत लेते हुए। पूरी सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, दुष्कर्मियों को बचा रही है। बार बार इसे लेकर सड़कों पर भी उतरी है कि इस सरकार में मैं अपनी बात एक बार और पूरी कर दूं, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। जवाहरलाल मीणा को आप देखिए, कांग्रेस के विधायक हैं, उनके पुत्र के ऊपर 10th क्लास की बच्ची ने बलात्कार का आरोप लगाया, 164 के कलमबद्ध बयान हो गए और फिर प्रशासन ने मिलकर उसका समझौता करवा दिया। तो ये सरकार भ्रष्टाचारियों से और दुष्कर्मियों से घिरी हुई है। सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं इनका नार्को टेस्ट करवा लो, राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं इनका नार्को टेस्ट करवा लो। सारे के सारे दुष्कर्मी और बलात्कारी बैठे बीजेपी कैसे वापस आएगी सरकार? देखिए श्वेता जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे भाई बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक भी आरोप में लेकर के क्या भारतीय जनता पार्टी कोई आंदोलन खड़ा करती है? अरे भैया, ये आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है। मैं आपने बोल लिया ना, अखबारों की खबर दिखा रहा हूँ मैं, आपने बोल लिया। आपकी एसीबी ने गिरफ्तार किया गोपाल केसावत को, हमारी एसीबी ने किया ना, यही बात है। आपके विधायक है जो कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया राजस्थान में। देखिए श्वेता जी, मैं बोलूँ अगर आप इनको इन्होंने बोल लिया, बिल्कुल ठीक है, आपने सवाल उठाया तो जवाब भी ले लेते हैं ना। स्वर्णिम जी, देखिए अभी इन्होंने खुद ने कहा कि हमारी एसीबी पकड़ रही है। एसीबी इसलिए पकड़ रही है क्योंकि यहाँ कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार के आरोप वहाँ होते हैं, जैसे कर्नाटक में लगे, मध्य प्रदेश में लगे, और जनता को आंदोलन करना पड़ा क्योंकि कार्रवाई राज्य सरकार नहीं कर रही थी, बीजेपी सरकार। वो डबल इंजन की सरकार का जो कानून व्यवस्था हमने मणिपुर में भी देखी और हरियाणा में भी देख रहे हैं। सब जगह 43 पर्चे आउट हुए हैं हरियाणा में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कम से कम कानून बना करके और अपराधियों को गिरफ्तार किया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि हमने कार्रवाई नहीं की। और कोई भी अगर केस हुआ हो तो उसमें
में अपराधियों को पकड़ा ना हो, जेल के सीटों के पीछे नहीं भेजो, जबकि ठीक है, यानी आप ये मानते हैं कि और अपराध सबसे बड़ी हुए बात, हैं, अपराध मध्य हुए प्रदेश हैं, में लेकिन- बीजेपी की सरकार है उसमें भी और नहीं महिलाओं के आया। विरुद्ध सर्वाधिक अपराध मध्य प्रदेश में है और यहाँ तो कम हुए हैं हमारी सरकार के। और सुनिए, कौन सा पंजा है जो तिजोरी खुलती भी नहीं, पेपर लीक हो जाता है? जादूगर से पूछिए ना कौन सा चलिए, पंजा ठीक है, है। ऐश्वर्या, देखिए, बिना मैं- तिजोरी को चलिए खोले ठीक है, पेपर हम लीक मीटिंग की कर बात देना है। कर रहे हैं। एक मिनट बीजेपी ये जो बोल की रहे हैं मीटिंग को लेकर सवाल है। देखिए, इस पर तो हम बाद में बात कर लेंगे। अमित जी और रोज ही मुद्दे उठाते हैं, आप लोग आ रहे हैं और हम भी चर्चा कर रहे हैं इस पर। लेकिन ऐश्वर्या, अभी आपने कहा कि 4 यात्राएं निकलेंगी 50 विधानसभा की, लेकिन एक अहम बात है, चेहरे बहुत सारे बीजेपी में, कोई एक लीड करेगा या 50 विधानसभा के अलग अलग यहाँ पर कमान सौंपी गई है और इसके बाद में देखा जाएगा कि कहाँ जनता में कितना इंपैक्ट इसका पड़ रहा है। देखिए श्वेता, बिल्कुल सही प्रश्न है ये, और ये बड़ा सवाल है। यहाँ अमित बैठे हैं, मैं अमित से ही जवाब जानना चाहूंगा, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। मैं सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो यात्रा आप लोग निकालने वाले हैं, क्या सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, इनमें से कौन सी यात्रा को संभालेगा और वसुंधरा राजे कौन से संभाग से यात्रा की शुरुआत करेंगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, यहां पर एक बात का जवाब दे दीजिए, जो अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे एसीबी के मामलों को लेकर। तो देखिए अमित जी, एक बात तय मानकर चलिए, अमित जी आप भी तय मानकर चलिए और चतुर्वेदी जी आप भी, कि सरकार कोई भी हो, लेकिन एसीबी जब अच्छी कार्रवाई करती है तो जनता के मन मस्तिष्क में सरकार की, किसी भी सरकार की, मैं आपकी सरकार का जिक्र भी करूंगा जब अशोक सिंघवी जैसे लोग और दूसरे अन्य लोग ट्रैप हुए थे, सारी दुनिया जानती है, इस सरकार का भी जिक्र करूंगा जिससे लेकर आम जनता में अच्छी छवि बनती है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार की बात आपने कर दी, अपराध और कानून व्यवस्था के मामले में आप घेरोगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये दोनों कमेटियां बना दी गई है, दोनों समितियों की घोषणा हो गई है, तीसरी पॉलिटिकल अफेयर्स वाली भी आ जाएगी जिसमें राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरोड़ी लाल मीणा, इस तरीके के लीडर्स आ जाएंगे। लेकिन जो सबसे अहम होगी प्रचार समिति, उसकी कमान को कौन संभालने वाला है? क्या बीजेपी ने कोई प्लानिंग कर रखी है? और दूसरी चीज एक और मैं यहां कहूंगा, जो मिथिलेश जैमिनी कह रहे थे, वो भी बखूबी कह रहे थे कि अशोक गहलोत के जो बयान होते हैं, तो मैं मिथिलेश जी से भी यही बात कहूंगा कि एक तरफ अशोक गहलोत वसुंधरा राजे को लेकर बयान देते हैं, तो दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ में वार लगातार चलते हैं, तीसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत और महेश जोशी इनमें होते हैं, फिर दूसरे नेताओं का नंबर आता है तो सतीश पूनिया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पिछले दिनों निशाने पर थे, जब पिछले दिनों उन्होंने एक बयान भी दिया था, लेकिन बयान को लेकर मेरी उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैंने उस थाने को लेकर बोला था कि थाने में जो लोग हैं वो शराब पिए हुए थे, इस तरीके का जो जिस घर में वो हादसा हुआ था उन लोगों ने आरोप लगाया था, वो बात वहां खत्म हो जाती है, उन्होंने अपनी बात कह दी। लेकिन ओवरऑल सवाल यहां पर यही घूम रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में चेहरा सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है, उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी बड़ा चेहरा थे, पूरा देश का चेहरा है, लेकिन राजस्थान में इस यात्रा का चेहरा कौन होगा? अमित जी, क्या एक ही चेहरा होगा? अमित जी, 4 चुनाव तो चलिए एक चेहरे पे लड़ रहे हैं, लेकिन अगर जब 4 अलग अलग यात्राएं, अलग अलग विधानसभा, तो जिम्मेदारियां भी तो तय होंगी ना, फिर वो कौन से अहम चेहरे, किसे कमान सौंपी जा रही है? देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई भाजपा की 2 समितियां घोषणा हुई है, संकल्प पत्र समिति की घोषणा हुई है, चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा हुई है, उसके बाद आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो पार्टी चरणबद्ध तरीके से समय के साथ अपने पत्ते धीरे धीरे खोलेगी। जो भी पार्टी को करना है, ये प्रवक्ता यहाँ चैनल पर बैठ के फर्स्ट इंडिया पर डिसाइड नहीं कर सकेगा। ये तो पार्टी की राष्ट्रीय चुनाव समिति है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, राजस्थान की कोर कमेटी है, सबके निर्णय होंगे और मैं समझता हूँ बहुत शीघ्र निर्णय आएंगे। तो जब भी सामने आएगा आपको बताएंगे उसमें क्या दिक्कत आ रही है। इस पर अभी कुछ तय नहीं है, किसकी कमान किसको दी जाएगी, कौन सी ये यात्रा ये कौन काम चलाएगा, अगर ये तय भी अगर ये तय भी है तो इस चैनल पर थोड़ी बोला जाएगा। जिस दिन हमको पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अभी पार्टी को तय करना है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, राजस्थान की कोर कमेटी है, दिल्ली का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तो जो जो चीजें होती जाएंगी आपको बताते जाएंगे, आपको बुलाएंगे बाकायदा। मिथिलेश जैमिनी जी, ये स्लो प्रोसेस राजस्थान में नजर आ रही है, आपको लगता है कि ठीक है, समय के हिसाब से धीरे धीरे चल रहे हैं आगे? देखिए, बीजेपी में जो आज एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली है कि जो बस्सी के मीणा जी हैं, जो आईएएस थे रिटायर्ड, उनको 1 महीने पहले लिया गया और दोनों कमेटी में ले लिया। ये कांग्रेस को सीखना पड़ेगा कि आप अपने वर्कर्स को तरजीह दें। आज उन्होंने 19 यूआईटियां और बना दी, लेकिन पहले की 14 में से 13 यूआईटीओ में अभी तक अध्यक्ष नहीं बनाए। तो कांग्रेस को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्कर को आप कैसे राज में हिस्सेदारी दें, यह बीजेपी से सीखना पड़ेगा। अब जो दोनों कमेटियां बनाई गई है,
अब इसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब ऊपर से तय होता है, फॉर्मेलिटी होती है, क्लरिकल काम होता है। ठीक है, किरोड़ी लाल जी से पूछ लिया जाएगा तो पूर्वी राजस्थान का ईआरसीपी वाला मुद्दा बोल देंगे, तो नारायण पंचारिया जी जोधपुर की साइड की कोई प्रॉब्लम बोल देंगे, लेकिन होता वही है जो बीजेपी की आला कमान ने, जो शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया वो। अब दूसरी जो चुनाव प्रबंधन समिति है, उसका ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रोल होता नहीं है, कौन कहां जाएगा, कहां पैसे पहुंचाने, कहां खाना पहुंचाना, कहां गाड़ी लगानी है, कहां हेलीकॉप्टर लगाना, ये काम होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है कि आप किसको लेकर आप यात्रा निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि रीजनल फोर्स बिना दूल्हे के बारात नहीं सजेगी। ये बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को समझना पड़ेगा कि किसी न किसी दूल्हे के गले में तो जनता वरमाला, वोट रूपी वरमाला डालेगी, वो दूल्हा तलाश रही है और आप दूल्हे को छुपा रहे हैं। जो अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि आपके पास सबसे मजबूत फेस है, उसको छुपा रहे हो। तो जो भी चेहरा लाना है, गजेंद्र सिंह शेखावत को लाना है, राजेंद्र राठौड़ को लाना है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत कह चुके कि आप राजेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं 46,000 करोड़ दूंगा। अब वो भले मजाक में कहा हो, जनता में तो बात चल निकली है ना। तो जो भी आपको करना है, अर्जुन मेघवाल जी को बनाना है, नहीं बनाना। एक दूसरी बात ये हो गई कि बीजेपी में जिनको कमेटी में मेंबर बना दिया, उनको इलेक्शन में टिकट नहीं मिलेगा, लगभग संगठन का काम करेंगे। तो कई लोग जो टिकट की आशा पाले हुए थे, जैसे 3 बार की पार्षद राखी राठौड़ है, वो प्रवक्ता भी है, वो सोच भी रही थी जोटवाड़ा से टिकट मिले, तो मुझे लगता है वो अब टिकट की रेस से बाहर हो गई, क्योंकि बीजेपी ये तय कर चुकी है कि जो संगठन में है, अब वो बाद में मूवमेंट में चेंज करते हैं, नहीं करते। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वसुंधरा राजे खेमे में कहीं न कहीं असंतोष है। उस असंतोष को कैसे पाटेंगे? अगर उस असंतोष को पाट भी लेते हैं तो नरेंद्र मोदी का चेहरा, उसका फायदा क्या कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी नहीं, अपने नेताओं को केवल एडजस्ट करने का काम कर रही है, किसी तरह से उनको संतुष्ट किया जा सके, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वरना आप देखिए लगातार 4.5 साल कांग्रेस का किस पर है फोकस? देखिए, कांग्रेस का फोकस तो 3 प्रश्न पर है। ईस्टर्न राजस्थान में हमारी ईआरसीपी की परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित न कर प्रधानमंत्री जी ने वादा खिलाफी क्यों की, क्यों नहीं घोषित किया, क्यों ये महंगाई बढ़ रही है, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, राजस्थान के साथ लगातार सौतेला व्यवहार क्यों किया। 25 सांसदों से ये पूछा जाएगा उस क्षेत्र में कि आप हमारे राजस्थान के लिए क्या परियोजना लाए, क्या सहायता लाए, क्या स्कीम लाए, ये सब प्रश्न होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ कर नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात यह कि जब राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, और इनकी जितनी डबल इंजन की सरकार है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन निम्न स्तर पर है, तो वो सब प्रश्न आएंगे और उसी पर चुनाव होगा। और जो हमने जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई उनको हम कर रही है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं, ये डोटासरा जी ने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग ली थी। डोटासरा जी ने कहा 15 पदाधिकारी का, आप तो सिफारिश से आए हो, ये अपने पदाधिकारी को आप बैठे थे क्या उसमें? आप बैठे थे क्या? मैं बैठा था उसमें, आप बैठे थे क्या? खबर मैं आपको दे रहा हूं। हमारी मीटिंग में हमने अपने लोगों को काम सौंपे, लगातार भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता से, ये जो बात कर रहे जनता हैं के बीच नहीं जा पा रही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारे प्रश्न है लगातार सहयोग नहीं मिला नेताओं से। मैं आपको बताता हूं, जल जीवन मिशन में 12,000 करोड़ लगातार इनकी सरकार ने, सरकार के पास में राजस्थान से 3,500 करोड़ लगातार इन्हीं नेताओं की यात्राएं, जल जीवन मिशन का काम यात्राएं फ्लॉप रहने के साथ हमारी श्रेय नहीं मिले। सभाएं सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए दिए, ठीक है, देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉ एंड ऑर्डर का। आज ही जयपुर में यूपी के अपराधी पकड़ा गया, इससे पहले अजमेर में पकड़ा गया करीम टुंडारी। जो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पर काम करने की जरूरत है। और दूसरा, जिस तरीके से ईडी ने जो डीओआईटी में एंट्री कर ली थी, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो आईटी में एंट्री करी है, और जिस तरीके का एक माहौल क्रिएट हो रहा है, तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल पर ही चल रहा है। तो ईडी प्लस लॉ एंड ऑर्डर, 2 बीजेपी के पास मेजर पॉलिटिकल वेपन है। इसके अलावा स्कीम्स के सामने बीजेपी के सामने कोई जवाब नहीं है कि वो स्कीम्स का कैसे जवाब दे। जिस तरीके से अशोक गहलोत अपने पैर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी आज भी खेलेगा, लेकिन केंद्र की तरफ से राजस्थान को सपोर्ट मिला, क्योंकि बार बार कांग्रेस यही कहती है कि केंद्र से हमें नहीं मिला, केंद्र के साथ, क्या ये इसका भी इंपैक्ट होगा? देखिए, इसका इंपैक्ट ये होगा कि जो जल नल योजना में एसीबी ने पकड़े हैं, उसका एक घोटाला जो उजागर हुआ, उससे डैमेज हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जो पैसा तो जीएसटी लगने के बाद जो शेयर होता है वो मिलता है, इसलिए अब वो ज्यादा मेजर आरोप लगाया नहीं जा सकता कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा। केंद्र ने कहा है कि हमने जो पहले कितने पैसे मिलते थे, अब केंद्र ने कितना पैसा बढ़ा दिया, तो पैसा मदद तो बढ़ी है, क्योंकि जीएसटी में शेयर राजस्थान का बढ़ा है। ये तो इकोनॉमिकल मैटर है जो क्लियर है। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बोलना चाहूंगा। सबसे बड़ा सवाल श्वेता यह है कि मुझे याद आता है वो दृश्य जब अशोक गहलोत
ने ऐसी योजना दी थी जो देश भर में सबसे चर्चित योजना थी। और मेरे ख्याल से देश का, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति जब सरकारी अस्पताल में जाता होगा तो वो तारीफ करता होगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, भाई ये काम सही है, इतने महंगे एंटीबायोटिक से लेकर दवाई मुफ्त मिल रही है। और मिथिलेश जी भी इस बात को सुन पा रहे हैं, और कई योजनाएं दी। लेकिन रिजल्ट जो था वो अचानक से चौंकाने वाला आया। तो दूसरी तरफ इस बार ऐतिहासिक चीजें दी है। इस बार रिजल्ट को लेकर अशोक गहलोत सरकार के लोग और कांग्रेसी लोग सोचते हैं कि उन्हें प्रचंड बहुमत मिलेगा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करते हैं तो वो दलील देते हैं कि पिछली बार भी इस तरीके की घोषणाएं करी थी, क्या कुछ हुआ। तो कई बार ऐसा लगता है कि चुनाव जो है वो पूरा मैनेजमेंट का खेल होता है, कम से कम कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, अभी इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। हर कोई अपने लेवल पर समझ रहा है कि हाँ हमारी सरकार आएगी, क्योंकि फेलियर सरकार का बताया जा रहा है। तो दूसरी सरकार, मौजूदा सरकार है, वो बता रही कि कितने बेहतर काम योजनाएं लेकर आई, तो जनता उनको साथ देगी। लेकिन देखना होगा, दोनों तरफ से मीटिंग्स भी हो रही हैं, यहाँ जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही हैं, धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं। चेहरा भी आने वाले वक्त पे देखा जाएगा कि किस पर ज्यादा फोकस और किसे ज्यादा जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन इतना तय है कि जो भी हो रहा हो जनता भी देख रही है, और देखना होगा कि आखिर जीत का सहरा किसके सर पर बनता है, उसका भी इंतजार प्रदेश की जनता भी करे, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।